नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 52 लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले शिक्षण विधियों के 51 टेस्ट में ले चुका हूँ साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? पात्राभिनय विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषण विधि और अनुसंधान विधि। तो प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। साथियों दहेज की समस्या यहाँ पर हम प्रयोगशाला विधि के माध्यम से तो नहीं पढ़ाएंगे, ना ही अनुसंधान विधि के माध्यम से। तो आपके सामने दो विकल्प बच रहे हैं, पहला या तीसरा। तो देखो इन दोनों विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है वो है आपके पात्राभिनय विधि। मतलब बच्चों को अलग अलग पात्रों में डिवाइड कर देंगे कि भाई आपका ये पात्र है, आपका ये पात्र है और आपके ये संवाद है। तो साथियों उस चीज़ को बालक नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे जो कि सबसे बेस्ट आंसर है। तो प्रश्न संख्या 1 में आपके पहला ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर प्रत्येक अध्यापक सही से शिक्षण नहीं कर पाता है? प्रयोजना विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि और भ्रमण विधि। तो ऐसा किस विधि के बारे में कहा गया है जिसका प्रयोग प्रत्येक अध्यापक सही से नहीं कर पाता है? साथियों दूसरे प्रश्न में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। देखो वह है व्याख्यान विधि। किस विधि के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस विधि का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक सही से नहीं कर पाता है। मतलब व्याख्यान विधि नॉर्मली हम किसी टॉपिक पर व्याख्यान देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस चीज़ को कि कई सारे विद्वान अध्यापक होते हैं जिनका नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, जिनके बहुत ही अच्छे रैंक्स होती है साथियों, लेकिन फिर भी वो बच्चों को समझाने में असंतुष्ट रहते हैं। मतलब बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और कई सारे अध्यापक नॉर्मल नॉलेज होने के बावजूद भी बच्चों को इतने अच्छे ढंग से टैकल कर लेते हैं अपने व्याख्यान के द्वारा। तो ये है आपके व्याख्यान विधि। विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि इनमें से आप किसको मानोगे साथियों? जिसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो तो ये पूर्णतः नेगेटिव है, गलत है। अब आपके पहला या दूसरा, बहुत सरल हो या विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। तो प्रश्न संख्या 3 में जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 1। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। क्योंकि विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं मतलब वह विधि कैसी है साथियों? छात्र केंद्रित विधि है। और छात्र केंद्रित विधि में छात्र करके सीखता है क्रियाओं के माध्यम से, और करके सीखना सर्वश्रेष्ठ सीखना आप कह सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर तीसरा वापिस प्रश्न रिपीट हुआ है, मतलब एक प्रश्न का आपको इस टेस्ट में इजाफा हो गया साथियों। तो दोबारा से प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से और प्रस्तुतिकरण से। तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उसे कब पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है साथियों? जब हम अनुकरण वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे, प्रस्तावना करेंगे या प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 3 में वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3 प्रस्तावना। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में साथियों हम क्या देखते हैं, पाठ योजना में जब बच्चों के सामने पाठ योजना का हम बच्चों को पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो साथियों प्रस्तावना वह टॉपिक है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। और इसमें जो 4-5 प्रश्न बनाए जाते हैं, इसमें अंतिम प्रश्न क्या होता है साथियों? समस्यात्मक होता है। और हम बच्चों से कहते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या जो रिपीट हुआ है तीसरा प्रश्न, इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए, डबल बार जो ऑप्शन है वो टाइप हुआ है,
और भाषा को समझाने के लिए। तो देखो दोनों ही विकल्प गलत है, पहला और तीसरा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और ये विकल्प गलत है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता भाषा को बोलना सिखाने के लिए नहीं होती है साथियों, भाषा को समझाने या शुद्ध प्रयोग के लिए। तो व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए होती है, क्योंकि व्याकरण ही हमें ये बताता है कि भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 5, वह विधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। स्व अध्ययन विधि, गृह कार्य विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि और मौखिक कार्य विधि। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि जिस विधि में छात्र अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं साथियों, उस विधि को पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहते हैं। और इसके जनक कौन है? डेजी जॉन मोरविल इस विधि के जनक है। इस विधि में छात्रों के द्वारा कार्य किया जाता है और अध्यापक उस चीज को देखता है, छात्रों को निर्देशन देता है। सिर्फ निर्देशन देने का कार्य ही इसमें किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शब्दार्थ बोध, मापन क्षमता, मनोरंजन करना और भावानुभूति करना। तो बच्चों को जो हम कविता शिक्षण कराते हैं साथियों, इसका प्रमुख उद्देश्य प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है। देखिए मनोरंजन करना तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। जो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो होता है भावों की अनुभूति करना, भावानुभूति एवं रसानुभूति। क्या क्या? भावानुभूति एवं रसानुभूति कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित होता है साथियों। जो कविता का भाव है वो बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, किसमें उपयोगी है? पद्य शिक्षण में उपयोगी है, गद्य शिक्षण में उपयोगी है, व्याकरण शिक्षण में उपयोगी है और लेखन शिक्षण में उपयोगी है। तो देखो जो भाषा संसर्ग विधि है इसका उपयोग किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 7 में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं साथियों। जो भाषा संसर्ग विधि होती है ये पद्य या गद्य या लेखन शिक्षण के लिए नहीं होती है, बल्कि ये व्याकरण शिक्षण के लिए होती है। क्योंकि भाषा संसर्ग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बच्चों को व्याकरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार 7वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8, प्रस्तावना का मूल आधार होता है, पूर्व ज्ञान होता है, सहायक सामग्री होती है, शिक्षण उद्देश्य होता है या समस्यात्मक प्रश्न होता है। देखो मैंने इसके पहले एक प्रश्न आपको बताया था कि छात्रों को किस सोपान में पता चलता है कि उनको क्या पढ़ना है। वहाँ पर आपका जो आंसर था साथियों वो था प्रस्तावना। और वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है साथियों? पूर्व ज्ञान होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 8 का सही है। प्रस्तावना का मूल आधार किसको माना जाता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान को। तो प्रथम विकल्प ही आपके 8वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षण की यह सामग्री श्रव्य नहीं है, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और गिनतारे। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, इसमें से एक वह सामग्री है जो कि श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। देखो लिंग्वाफोन की बात करें तो लिंग्वाफोन कैसी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। ग्रामोफोन की बात करें तो ग्रामोफोन भी कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर की बात करें तो टेप रिकॉर्डर भी कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। लेकिन जो गिनतारे हैं साथियों ये श्रव्य सामग्री नहीं है, बल्कि गिनतारे कैसी सामग्री है? एक दृश्य सामग्री है। तो विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। आपके लिए रेगुलरली 4 से 5 वीडियो रोजाना आ रहे हैं। 20-20, 25-25 मिनट के 4 से 5 वीडियो रोजाना मैं अपलोड कर रहा हूं साथियों। तो उनका जरूर फायदा उठाएं, पूर्णतः निःशुल्क है सभी क्लासे। तो देखो 10वां प्रश्न देखेंगे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक है मॉरिसन, किलपेट्रिक, BS ब्लूम और फ्रोबेल। तो इनमें से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक को सही रूप से दर्शा रहा है। तो 10वें प्रश्न में सही आंसर का चयन कीजिएगा। देखिए राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 10 में BS ब्लूम को, किसको? BS ब्लूम को या बेंजामिन ब्लूम को भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। मॉरिसन ने यहाँ पर इकाई विधि दी है, किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि दी है,
फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी है। इनका नाम इन विशेष क्षेत्रों में चलता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो आपके प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या पूछ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं कर पाएंगे? बंद प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खुले प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो बताइए प्रश्न नंबर 11 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखिए यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन की बात की जा रही है और आलोचनात्मक चिंतन में साथियों क्या चीज़ें होती है, जो भी संबंधित चीज़ हमारे सामने है, जो भी संबंधित समस्या हमारे सामने है, जो भी संबंधित प्रश्न हमारे सामने है, उसके गुण और दोषों को देखा जाता है आलोचनात्मक चिंतन में। तो निबंधात्मक प्रश्न में भी हम आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। खुले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों का ही प्रकार है। अपसारी प्रकार के प्रश्नों में भी हम आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। लेकिन जो बंद प्रश्न होते हैं, बंद प्रश्न मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं साथियों, उनमें हम आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं कर पाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 है, परियोजना निम्न में से किस सिद्धांत का अनुकरण नहीं करती है? उद्देश्य निष्ठता, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्रियाशीलता और अनुकरण। तो इनमें से आपको बताना है कि जो परियोजना विधि है इसमें किस सिद्धांत का अनुकरण नहीं किया जाता है साथियों। देखो परियोजना विधि किलपेट्रिक की है, इसमें क्रियाशीलता होती है, मतलब छात्र करके सीखता है क्रिया के माध्यम से। उद्देश्य निष्ठता भी होती है, मतलब इसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। मतलब ये तीनों चीज़ें तो परियोजना जो विधि है ये तीनों चीज़ें उसका अनुकरण करती है। लेकिन साथियों जो अनुकरण है ये अनुकरण नहीं करती है किसका? परियोजना विधि का। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न देख लेंगे। संक्रियात्मक आकलन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है? ग्रेड का निर्धारण करना, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करना, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। तो बताओ प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प सही है? जो संक्रियात्मक आकलन है वो किसके लिए अनुपयुक्त माना गया है साथियों? तो देखो यहाँ पर प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करने का कार्य, ग्रेड का निर्धारण करने का कार्य और विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करने का कार्य संक्रियात्मक या योगात्मक आकलन में होता है। लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन संक्रियात्मक या योगात्मक आकलन नहीं करता है, बल्कि साथियों रचनात्मक आकलन करता है। रचनात्मक आकलन करता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक दार्शनिक ने अपनी शिक्षण विधि का आधार अनुभव द्वारा सीखना को बनाया है? जॉन ड्यूई ने, थॉर्नडाइक ने, हर्बर्ट ने और आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों अगर हम देखें तो उस मनोवैज्ञानिक दार्शनिक का नाम आपको बताना है जिसने अपनी विधि का आधार किसको बनाया है? अनुभव द्वारा सीखना। साथियों अनुभव द्वारा सीखना जॉन ड्यूई के द्वारा बताया गया है और जॉन ड्यूई एक दार्शनिक था। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है, क्योंकि जॉन ड्यूई ने क्या बताया है? करके सीखना। अब बालक यदि करके सीखता है तो करके सीखने में उसको अनुभव बढ़ेगा। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका जो 1 है साथियों यही बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। शिक्षण का आश्रित एवं हस्तक्षेपी चर का उदाहरण है? छात्र और शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक और पाठ्यक्रम और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को विकल्प में से हटा दीजिए। देखिए कुछ नई चीज़ें आपको मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ साथियों, बिल्कुल रीट एग्जाम 2022 के अकॉर्डिंग। चाहे आप लेवल 2 की तैयारी करो या लेवल 1 की तैयारी करो, आपके लिए बेहद ही उपयोगी प्रत्येक वीडियो है दोनों लेवल के लिए साथियों। और मैं आपको बता दूं कि कल आपके मेगा टेस्ट आ रहा है, पूरे 150 प्रश्नों का साथियों मेगा टेस्ट आ रहा है, तो उस टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। तो 15वें प्रश्न में यहाँ पर आश्रित चर किसको माना जाता है साथियों? छात्र को माना जाता है। अब यहाँ पर पहला या दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है, तीसरा चौथा तो क्या हो गया? गलत हो गया। अब 15वें प्रश्न में जो राइट आंसर है, हस्तक्षेपी चर किसको कहते हैं साथियों? पाठ्यक्रम को कहते हैं। किसको कहते हैं?
पाठ्यक्रम को कहते हैं। शिक्षक एक स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है, जो 3 चर होते हैं शिक्षण के, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वापस दोहरा रहा हूँ, लाइक और शेयर करिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन जरूर दे, ताकि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेकर आए साथियों। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, तो किसके माध्यम से करवाओगे? थिएटर इन एजुकेशन के माध्यम से, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके, पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण करके और अनुभवों का शंकु। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 में वैसे तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उलझा हुआ प्रश्न है, क्योंकि आपको सटीक आंसर देखना है, और इसका जो सटीक आंसर है साथियों वो है पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण। क्योंकि नगर निगम की जो बैठकें हैं ये चीज़ें हमारी किताबों में भी होती है, और किताबों के आधार पर हम वहाँ पर साथियों कि भाई नगर निगम जैसी एक व्यवस्था कर देंगे, मतलब नॉर्मली नाटकीकरण के माध्यम से बच्चों को अलग अलग पदों में डिवाइड कर देंगे कि भाई तू तेरा पद ये है, तेरा पद ये है, तेरा कार्य ये रहेगा। तो नाटकीकरण के माध्यम से बच्चे उस चीज़ को अच्छी तरह से कर पाएंगे। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। अगर इस प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, अर्थ में व्यापक होता है लक्ष्य, उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो इनमें से कौन सा वह शब्द है जो इसका अर्थ व्यापक रूप से लिया जाता है साथियों? तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपके प्रश्न नंबर 17 में? देखो, विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं, ये व्यापक नहीं होते हैं। उद्देश्य या लक्ष्य की बात की जा रही है साथियों। तो यहाँ पर अर्थ में दोनों में अगर हम देखें तो लक्ष्य और उद्देश्य लगभग एक जैसे शब्द है, लेकिन साथियों उद्देश्य और लक्ष्य में फिर भी तुलना करें तो लक्ष्य शब्द जो है ये अर्थ में व्यापक होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। वैसे दूसरा विकल्प भी इसका सही आंसर है, गलत नहीं है ये भी, लेकिन हम जाएंगे प्रथम विकल्प पर। तो चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18 को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रहा है? विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयुक्त होगी? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट और वेन आरेख। तो प्रश्न नंबर 18 में सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है? देखिए, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग किस आधार पे हो रहा है यह आपको दर्शाना है साथियों। तो इसके लिए कौन से प्रकार का चार्ट या आरेख उपयोगी होगा? तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 2 तुलनात्मक चार्ट। क्योंकि तुलनात्मक चार्ट में आप अलग अलग देशों में कि भाई इस भूमि का उपयोग इसके लिए हो रहा है, तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से, तुलना के माध्यम से अच्छी तरह से बच्चों के सामने प्रदर्शित कर सकते हो। सेकंड विकल्प आपके 18वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न है, मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति की निगरानी करता है वह है स्थान नियोजन मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो साथियों, सीखने की प्रगति की निगरानी इनमें से कौन से प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा की जाती है? प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर बताना है आपको। नैदानिक मूल्यांकन में कमियों को जाना जाता है, और जो योगात्मक मूल्यांकन अंत में किया जाता है साथियों। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रगति की निगरानी रखने का कार्य करता है। सेकंड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? समाज में मानवीय संबंध बनाना, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना, महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को सम्मिलित करना और वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करे। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध जो आपको लग रहा है साथियों, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 में। देखो, समाज में मानवीय संबंध बनाना, ये तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन किसका? मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, तो ये तो भावना के विरुद्ध नहीं है। फिर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना हो सकता है ये। महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को सम्मिलित करना, ये भी बिल्कुल सही है। वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करे, ये भी सही है। तो साथियों, यहाँ दूसरा विकल्प जो है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। 20वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर देखो। आपके प्रश्न संख्या 21 है। क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 21? शैक्षिक प्रौद्योगिकी को देखा जाना चाहिए
अनुपरक के रूप में, विकल्प के रूप में, सर्वज्ञ के रूप में और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। प्रश्न संख्या 21 में ये देखिएगा, कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब आपके पास 3 विकल्प बच रहे हैं। तो बताओ प्रश्न संख्या 21 में आपका कौन सा विकल्प सही है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी को किस रूप में देखा जाना चाहिए साथियों? राइट आंसर देख लेते हैं 21वें प्रश्न में क्या रहेगा साथियों। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विकल्प के रूप में नहीं बल्कि अनुपरक के रूप में देखा जाना चाहिए। विकल्प 1 आपके 21 का सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए साथियों। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 22, परीक्षा में सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा निष्पादन पर, सतत आकलन पर और परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर। तो प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर बताना है। जो परीक्षा में सुधार के लिए हाल ही में जो एनसीएफ का आधार पत्र है साथियों, इसके द्वारा जिस चीज़ पर बल दिया गया है वो विकल्प आपको तलाशना है प्रश्न संख्या 22 में। तो बताओ 22वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। परीक्षा में जो सुधार है उस पर हाल ही में एनसीएफ का जो आधार पत्र आया था वो साथियों सतत आकलन पर बल देने वाला था। किस पर बल देने वाला था? सतत आकलन पर, कि बच्चों का लगातार आकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे ही आप यहाँ पर, क्योंकि परीक्षा वर्ष में एक बार आपने परीक्षा ली, हो सके उस टाइम पे बच्चा बीमार हो सकता है बच्चे का मन उस टाइम कहीं अन्य जगह लगा हो, तो एक परीक्षा के आधार पर उसका भविष्य निर्धारित कर रहे हो, इसलिए ये सतत आकलन पर बल देता है। तो तीसरा विकल्प आपके 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। 23वां प्रश्न है, किस विधि से व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्षा शिक्षण दोनों ही संभव है? समस्या समाधान विधि से, इकाई शिक्षण विधि से, अवलोकन विधि से और ह्यूरिस्टिक विधि से। तो व्यक्तिगत शिक्षण भी और कक्षा शिक्षण भी दोनों, कक्षा के अंदर साथियों ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग लगभग नहीं किया जा सकता, इकाई शिक्षण का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, समस्या समाधान का कक्षा शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण या अवलोकन विधि दोनों में से एक आपका आंसर होगा। तो 23वें प्रश्न में सही आंसर का चुनाव आपको करना है। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है साथियों? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। देखो वह अवलोकन विधि है जिसके माध्यम से आप व्यक्तिगत शिक्षण और कक्षा शिक्षण दोनों ही कार्य कर सकते हो। 23वें में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24 जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। टोटल 25 प्रश्न है, यहाँ पर 25 के 26 है क्योंकि तीसरा प्रश्न डबल बार टाइपिंग हुआ था। तो 24वां प्रश्न, आप कई बार कहते हो कि सर आपने प्रश्न को बीच में छोड़ दिया, तो वीडियो एडिटिंग में या तो कुछ हो जाता है या टाइपिंग में कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको ज़्यादा प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, क्योंकि आपको मैं वो चीज़ें अवेलेबल करवा रहा हूँ जितनी मुझसे हो सकती है, पूर्णतः निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 24, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है के रूप में संशोधित किया गया है? विश्लेषण के रूप में, मूल्यांकन करने के रूप में, निर्माण करने के रूप में और लागू करने के रूप में। तो यहाँ पर ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया है इसमें एक शब्द आया है संश्लेषण। संश्लेषण को किस रूप में संशोधित किया गया है? 24वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन कीजिए साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 24 में। देखो जो संश्लेषण शब्द है इसका अर्थ निर्माण करने से लिया गया है ब्लूम के वर्गीकरण में। थर्ड विकल्प 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, कमेंट करके जाना 26 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और साथियों किसी प्रश्न में आपको लगता है कि इसमें ये विकल्प सही होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ योजना किसी इकाई योजना का सबसे छोटा भाग है। इकाई योजना में सभी अधिगम क्रियाओं का अनुक्रम दिया जाता है। इकाई योजना में शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। और पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता है यदि इकाई योजना में विचार कर दिया गया है तो देखो प्रश्न नंबर 25 में जो कथन सही नहीं है उसका चुनाव आपको करना है साथियों। 3 कथन सही है, 1 कथन सही नहीं है, उसी कथन का आपको 25वें प्रश्न में चुनाव करना है। तो देखो पाठ योजना किसी इकाई योजना का सबसे छोटा भाग है, सही कथन है क्योंकि इकाई योजना के अंतर्गत पाठ योजना आती है।
इकाई योजना में सभी अधिगम क्रियाओं का अनुक्रम दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इकाई योजना में शैक्षिक उद्देश्य लिखे जाते हैं, अधिगम अनुभव लिखे जाते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन लिखे जाते हैं, इन पर बल दिया जाता है। तो मतलब तीसरा, पहला, दूसरा विकल्प तो सही है, तो फिर चौथा आपके सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया है, तो गलत है, क्योंकि विचार तो इसमें भी करना पड़ता है। विकल्प 4 आपके 25वें प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार आपके टीचिंग मेथड का पेपर नंबर 52 कंप्लीट हुआ साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले की काउंट टेस्ट इस प्ले लिस्ट पर टच करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।